हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सेशन करने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं, और वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी तक के उसके जो अधिवेशन हुए हैं, उन अधिवेशनों में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उनके अध्यक्ष कौन रहे हैं, आदि बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। एक बार ज़रा हम लोग ऑडियो वीडियो चेक कर लें। आप सभी लोग कमेंट करके मुझे ऑडियो वीडियो के बारे में थोड़ा सा कंफर्मेशन दें कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। माय ऑडिबल? आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है? चलिए, तो सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। यदि आप सेशन देख रहे हैं तो सबसे पहले तो ये काम कीजिए कि सेशन को लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ सभी लोग कम से कम 2 से 3 शेयर ज़रूर करें। यदि आप इतना करते हैं तो यही फीस होगी। ये सेशन और मेरे सारे सेशंस आप सभी जानते हैं कि निःशुल्क हैं, एकदम फ्री हैं। तो आपसे बस इतना ही सहयोग चाहिए कि आप इसको लाइक करने के साथ साथ जितने लोगों के साथ हो सके शेयर कीजिए, और शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने अभी तक यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ के सारे सेशंस जो हैं उनके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जितने भी इस चैनल पर मेरे सेशंस होते हैं या आगे होंगे वो सभी आपको मिल जाएंगे यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। इसके साथ साथ पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए आप चंचल कुमार सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पर जाइए और चंचल कुमार सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। यहीं पर आपको नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। इस सेशन का और बाकी के सेशन के पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करें। सभी लोग यदि आ गए हों, यदि आप सभी लोग रेडी हो तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पॉलिटी की क्लास भी आ जाएगी, ठीक है। स्पेक्ट्रम और पॉलिटी की जो क्लासेस हमारी हैं वो भी हो जाएंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको ये स्पेशल एडिशन के तौर पर करवा रहा हूँ। ये कई सारे बच्चे डिमांड करते हैं, कई बार वो ढूंढते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं इस तरह के टॉपिक्स के बारे में, तो मैंने सोचा कि ये भी साथ साथ आप लोगों के हो जाएं तो बेहतर है। तो कांग्रेस के बारे में आप सभी जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आधुनिक भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, आप सभी को पता है, दिसंबर 1885 में। उसके बाद से लगभग हर वर्ष उसके अधिवेशन होते थे, सालाना जलसा होता था, और उस अधिवेशन के स्थान, उस अधिवेशन का वर्ष और उस अधिवेशन के अध्यक्ष और घटनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। लगभग सभी एग्जाम्स, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, सारी की सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब आपको जो अगली चीज़ है मैं बताने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण, मैं आपको सारे सेशंस बताऊंगा। 1885 से लेकर 1947 तक कांग्रेस के जितने सेशन हुए मैं आपको उन सबके बारे में बताऊंगा। हालांकि एक दो चीज़ क्लियर कर लीजिएगा पहले, सारे सेशंस नहीं पढ़ने होते हैं, सारे सेशंस याद नहीं रखने हैं। कुछ महत्वपूर्ण सेशंस मैं आपको बता दूंगा बीच बीच में कौन से याद रखने हैं। तो फिर आपका क्वेश्चन है कि सारे क्यों पढ़ाए जा रहे हैं,
सारे फिर इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि हो सकता है कि आपसे कभी पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कांग्रेस के किसी अधिवेशन का अध्यक्ष रहा है या नहीं रहा है, तो कम से कम नाम तो हमको पता होंगे। एक तो ये कि आपको कम से कम नाम पता चल जाएंगे कि ये वाला जो है व्यक्ति अधिवेशन में अध्यक्ष रहा है, इसका नाम हमने पढ़ा था। दूसरा, कई सारे बच्चों को फिर भी एक कमी सी लगती है, अगर मैं इनको सिर्फ इंपॉर्टेंट सेशंस पढ़ाऊंगा तो वो कहेंगे कि सर आपने कुछ बीच में नहीं पढ़ाए, वो क्यों नहीं पढ़ाए, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं आपको सारे सेशंस के बारे में बता देता हूँ, जल्दी से हम लोग सारे सेशंस देख लेंगे, उसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कम से कम एक जानकारी के लिए आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की। हमारे कांग्रेस के, सबसे पहले कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, क्योंकि इसी संगठन की स्थापना के बाद भारत में राष्ट्रवाद जो है ना, राष्ट्रवाद की भावनाओं को बल मिला। इसी संगठन की स्थापना के बाद आप देखेंगे कि भारत में जो गतिविधियां हैं हमारी स्वतंत्रता संघर्ष को लेकर, वो तेज हुई हैं। इसी संगठन के बैनर तले भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है और इस संगठन ने उस समय भारत में सर्वाधिक लोगों का प्रतिनिधित्व किया है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और उस समय के भारत के लगभग सभी बड़े नेता इस संगठन का भाग हुआ करते थे। तो कांग्रेस की स्थापना से पहले आप जान लीजिए कि कांग्रेस जो शब्द है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भाई आपने सुना होगा, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, अमेरिका की जो संसद है, उसको कांग्रेस कहते हैं। जैसे हम लोग संसद कहते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में उसी को कांग्रेस कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। तो वहाँ कांग्रेस क्या है, वहाँ कांग्रेस हमारी तरफ पार्टी नहीं है, वहाँ कांग्रेस जो है वो वहाँ की संसद का, पार्लियामेंट का नाम है। इसका शुरुआती नाम रखा गया था इंडियन नेशनल यूनियन। एक दिलचस्प जानकारी मैं आपको बता दूं, जिसे आप लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, है ना, उस संगठन का ओरिजिनल में नाम रखा गया था इंडियन नेशनल यूनियन, INU। लेकिन दादा भाई नौरोजी, जिनके बारे में आप जानते भी हैं, जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तो दादा भाई नौरोजी ने ये सुझाव दिया कि इंडियन नेशनल यूनियन से अच्छा होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप यूनियन की जगह कांग्रेस कर दीजिए। तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर, इनके सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। तो ये याद रखिएगा कि किसने सुझाव दिया था इंडियन नेशनल यूनियन को इंडियन नेशनल कांग्रेस करने का। फिर इसका जो पहला संगठन आप देखोगे, पहला जो सम्मेलन हुआ था वो सम्मेलन पूना में होने वाला था। आप बम्बई पढ़ते हो ना, पहले तय किया गया था कि कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन होगा, जो सम्मेलन होगा, वो बम्बई की जगह पूना में होने वाला था। हालांकि वहाँ प्लेग फैल गया। उस जमाने में प्लेग एक बहुत आम बात थी, भारत में अंग्रेजों के समय में काफ़ी बार प्लेग एक महामारी के तौर पर फैलता रहा है। तो वहाँ प्लेग फैल गया और प्लेग फैलने के कारण हम ऐसे में सम्मेलन तो नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा, भारत में जब कोविड फैला तो कोविड के समय में सारी गतिविधियाँ रुक गई थी। अब ऐसे में आप सम्मेलन नहीं कर सकते, तो पूना की जगह उसको बम्बई में किया गया, जिसको आजकल आप मुंबई कहते हो। तो ये सम्मेलन बम्बई में हुआ था। अब अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, कांग्रेस के संस्थापक का नाम। तो कांग्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है एक अंग्रेज अधिकारी को, एक रिटायर्ड अधिकारी को, जिसका नाम है A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आपने सुना होगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से ही इस संस्था की स्थापना को आप लोग जानते होंगे। हालांकि वो एक अंग्रेज थे और इसीलिए कांग्रेस की स्थापना को लेकर कई विवाद भी हैं। कई लोगों का मानना है कि एक अंग्रेज भारत के इस संगठन की स्थापना क्यों करेगा, इसके पीछे ज़रूर अंग्रेजों की कोई चाल होगी, इसके पीछे उन्होंने कोई दिमाग लगाया होगा। तो यहाँ तक कि लाला लाजपत राय साहब ने तो कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बता दिया। ये तक कहा गया कि कांग्रेस जो है वो एक प्रकार से अंग्रेजों ने स्थापित की थी सेफ्टी वॉल्व के लिए, ताकि वो भारतीयों के गुस्से से बच सके और 1857 की क्रांति की तरह दूसरी क्रांति ना हो पाए। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। इसके पहले अध्यक्ष हैं W.C. बनर्जी।
नाम आपको याद रखना है, हालांकि मैं अभी आपको सबके बारे में बताऊंगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे और उस अधिवेशन में जो बंबई में हुआ था 1885 में, कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। यह अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ठीक है, तो बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 लोगों के साथ में पहला सम्मेलन कांग्रेस का दिसंबर 1885 में हुआ। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, एओयूम इसके संस्थापक माने जाते हैं। हालांकि कांग्रेस की स्थापना से पहले ही भारत में कई सारे संगठन बन चुके थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कांग्रेस पहला संगठन है। कांग्रेस बड़े पैमाने पर आप देखें तो पहला संगठन है, लेकिन इससे पहले जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इंडियन नेशनल एसोसिएशन और भी कई सारे संगठन भारत में बन चुके थे, जिनकी यहाँ हम लोग बात नहीं करेंगे। तो कांग्रेस की स्थापना के पहले ही भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हो रहा था, कई सारे संगठन स्थापित हो चुके थे। तो ऐसे में कांग्रेस की स्थापना अखिल भारतीय संगठन के तौर पर की गई। चलिए, तो अब यहाँ हम शुरू करते हैं पहला अधिवेशन से। अब थोड़ा सा मेरे साथ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बातें आपको कुछ लगे तो आप नोट भी कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा भी सही, पर अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे अधिवेशन करने हैं। और फिर मैंने आपसे कहा कि मैं आपको सारे अधिवेशन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, सारे मत रखिएगा, पर कम से कम जानकारी के तौर पर सारे अधिवेशन के बारे में सुन लीजिएगा। और सेशन को अगर बीच में छोड़े हो तो ये मेरी मेहनत के साथ भी जो है गलत है कि मैं इतना आप लोगों के लिए मेहनत करके आता हूँ, आप लोगों के लिए भी गलत है, अपने साथ भी गलत कर रहे हैं। आप पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। इसके बाद आपको कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़ा हुआ कोई सेशन नहीं करना पड़ेगा। तो पहला अधिवेशन मैंने अभी आपको बताया 1885 में हुआ। ये हुआ मुंबई में, जिसको पहले बंबई कहते थे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और WC बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे? ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो इसमें थे ही नहीं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपने एसोसिएशन का जो उनका संगठन था उसके भाग लेने के लिए सम्मेलन में कलकत्ता गए हुए थे। तो उस समय व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की और इनका चित्र आप देख सकते हैं। सारे अध्यक्ष जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं उन सभी के चित्र आपको साइड में दिख जाएंगे, आप उनको देख के पहचान भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में WC बनर्जी का नाम याद रखेंगे। कितने लोगों ने भाग लिया? 72। मुख्य बात यह है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो है वो डफरिन था। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे पहले रिपन 80 से 84 तक रिपन था। अभी 2 दिन पहले ही, परसों, मैंने आपको भारत के सारे गवर्नर जनरल और वायसराय वाला सेशन करवाया था। कितने बच्चों ने वो सेशन अटेंड किया था? जिन्होंने नहीं किया हो वो इस चैनल पर रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। भारत के सभी गवर्नर जनरल और वायसराय का अगर आप देखना चाहते हैं सेशन एक साथ, तो वो अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। 84 में 80 से 84 तक रिपन था और 84 में भारत का वायसराय डफरिन बन गया था। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में, 1886 में। कहाँ हुआ? पहला बंबई। अब हम आपको लेके चलते हैं बंबई से सीधा पूर्व की तरफ। भारत के पूर्वी राज्य बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल जिसको आजकल आप कहते हैं, उसकी राजधानी उस समय कलकत्ता हुआ करता था, आजकल कोलकाता हुआ करता है। तो कोलकाता में हुआ था इसका दूसरा अधिवेशन और इसके अध्यक्ष थे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार, ध्यान रखिएगा, 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। ये भी पूछा जाता है कि कब कब। पहला तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, पहला अधिवेशन तो सीधा, दूसरा अधिवेशन जो था 1886 में, तभी उन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की और वो एक बड़ा नाम माने जाते हैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में। एक वयोवृद्ध नेता, द ग्रैंड ओल्ड मैन, इन्होंने
बहुत कुछ किया है भारत की आज़ादी के लिए, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में इनका अपना एक योगदान रहा है, या कम से कम उस समय संघर्ष आज़ादी को लेकर नहीं था तो भी अंग्रेजों की आर्थिक रूप से पोल खोलने में इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से बताया कि किस प्रकार अंग्रेज जो है भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, भारत के आर्थिक संसाधनों का हमें कोई फायदा नहीं मिलता। इसके साथ ही दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत बताया है, आपने पढ़ा होगा। दादा भाई नौरोजी पहले एशियाई व्यक्ति हैं, भारतीय नहीं, पहले एशियाई व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने हैं। इतना बड़ा ये नाम है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इस अधिवेशन में एक टी पार्टी दी थी। लॉर्ड डफरिन जो है उस समय का जो वायसराय था, उसने सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से टी पार्टी दी थी, चाय पिलाई थी। इस तरीके का भी आपको फैक्ट मिलेगा दूसरे अधिवेशन के बारे में। तीसरा अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्यों आता है? क्योंकि तीसरे अधिवेशन को पहले तो देखिए कहाँ हुआ, 1887, अगला अधिवेशन 85, 86, 87, 87, और वो हुआ था मद्रास। तो पहला अधिवेशन बम्बई में, फिर कलकत्ता में, फिर मद्रास में, देखो एक बड़े बड़े नगरों में ये हो रहा है। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता माने जाते हैं और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पर भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास का ये अधिवेशन है, तीसरा अधिवेशन है, 1887 में ये हुआ था। ये आप देख सकते हैं, सामने चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला जो अधिवेशन है, चौथा अधिवेशन, ये 1888 में हुआ इलाहाबाद में, जिसे आजकल आप लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अभी योगी सरकार ने इसका नाम प्रयागराज कर दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो प्रयागराज में चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में, और अध्यक्ष का नाम जॉर्ज यूल। ये तो भारतीय नहीं दिख रहा होगा आपको, ये पहला अंग्रेज अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समय समय पर कुछ अंग्रेजों ने भी अध्यक्षता की है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो नाम याद रखना है, कौन कौन से अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। दूसरा, पहला अंग्रेज अध्यक्ष से भी एक क्वेश्चन आता है। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये रहे आपके सामने स्क्रीन पर, जॉर्ज यूल। और इसी में आपको एक फैक्ट और मैं बता रहा हूँ काम का, कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं का ये मानना था कि कांग्रेस का प्रचार हमको लंदन में भी करना चाहिए, ब्रिटेन में भी करना चाहिए। अगर ब्रिटेन के लोगों को हम ये समझाने में कामयाब हो जाएं कि आपकी सरकार हमारा यहाँ शोषण कर रही है, हमारे साथ अन्याय कर रही है, अलोकतांत्रिक व्यवहार कर रही है, अन ब्रिटिश रूल चला रही है, तो शायद वहाँ की सरकार पर दबाव बनाए वहाँ की जनता। तो ब्रिटेन में, लंदन में कांग्रेस का प्रचार करने के लिए इन्होंने एक पत्र निकाला जिसका नाम था इंडिया। आप ये नाम सुने होंगे, वैसे तो यंग इंडिया, न्यू इंडिया, इंडिया, बहुत अलग अलग तरीके के नाम मिलते हैं आपको। तो इंडिया नाम का एक समाचार पत्र निकाला गया। चौथे अधिवेशन की ये बात है, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। क्यों निकाला? कांग्रेस का ब्रिटेन में भारतीयों की विचारधारा का लंदन में प्रचार करने के लिए। ठीक है, आगे समझ में। चौथा अधिवेशन में क्या पॉइंट है? देखो, तीसरे अधिवेशन में पहला मुस्लिम अध्यक्ष, चौथे अधिवेशन में जो कहाँ हुआ है, इलाहाबाद प्रयागराज में, पहला अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस का आ गया। अगला अधिवेशन है पांचवा अधिवेशन 1889 में हुआ, ये भी मुंबई में हुआ, और इसके अध्यक्ष भी एक अंग्रेज थे, सर विलियम वेडरबर्न। लगातार बैक टू बैक दो अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जॉर्ज यूल के बाद दूसरे अंग्रेज जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की, उनका नाम क्या है? विलियम वेडरबर्न। इज दैट क्लियर? चलो, तो विलियम वेडरबर्न 1889 में मुंबई में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष बने। अगला अधिवेशन, छठा अधिवेशन है कांग्रेस का, जो 1890 में हुआ, ये फिर कोलकाता में हुआ। दरअसल बम्बई में, कोलकाता में, मद्रास में, दिल्ली में, लाहौर, कराची में कांग्रेस के काफ़ी अधिवेशन हुए हैं, क्योंकि उस समय की बड़ी बड़ी सिटीज़ थी। हालांकि कुछ अधिवेशन दूर दराज के इलाकों में भी हुए, गांव तक में हुए हैं। एक्चुअली विचारधारा, सोच ये थी कि कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाना है, इसीलिए भारत के अलग अलग हिस्सों में इसका अधिवेशन किया जाता था।
तो अगला अधिवेशन हुआ कलकत्ता में और अध्यक्ष का नाम है फिरोज शाह मेहता। अध्यक्ष हमेशा बाहर का होता था, वहां का व्यक्ति नहीं हो सकता था जहां अधिवेशन हो रहा है। ये कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष, जैसे आपने सुना होगा ना नाम, अभी बताया बदरुद्दीन तैयब जी, बताया मैंने आपको। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं और फिरोज शाह मेहता एक बड़ा नाम है, उदारवादी नेता माने जाते हैं। दरअसल कांग्रेस की जो विचारधारा है ना, 1885 से लेके 1905 तक उसको नरमपंथी विचारधारा बोलते हैं, उदारवादी विचारधारा बोलते हैं। ये जितने भी अध्यक्ष के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी आएंगे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे कांग्रेस के नरम दल के नेता हैं, उदारवादी नेता हैं। ठीक है, तो कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी के बाद फिरोज शाह मेहता। इस अधिवेशन को आपको एक पॉइंट के लिए याद रखना है। दरअसल उस समय की जो भारत की पहली महिला स्नातक थी, जो ग्रेजुएट थी, भारत की पहली महिला कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली जो है, उन्होंने इस अधिवेशन को संबोधित किया था, एड्रेस किया था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन को कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था, भारत की पहली महिला स्नातक ने। तो उस अधिवेशन का नाम है छठा अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था, कोलकाता में 1890 में हुआ था। अध्यक्ष का नाम क्या है? फिरोज शाह मेहता। ये हो गया आपका अधिवेशन नंबर 6। अधिवेशन नंबर 7 1891 में हुआ, नागपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष का नाम है पी आनंद चार्लू, पनबक्कम आनंद चार्लू। पूरा नाम क्या है? पी आनंद चार्लू का पूरा नाम जो है, आप मद्रास महाजन सभा के नाम से, के संगठन के नाम से एक संगठन सुने होंगे, उसके जरिए आप इनको याद रखे होंगे। तो पी आनंद चार्लू जो है वो इसके 7वें अधिवेशन के जो 1891 में नागपुर में हुआ था, वहाँ इसके अध्यक्ष थे। कम से कम मेरा उद्देश्य ये है कि आपको नाम पता हो। जैसे कभी पूछ ले कि पी आनंद चार्लू कांग्रेस के अध्यक्ष थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे, है ना। तो अगला अधिवेशन है 8वां, कहाँ हुआ? 1892 में, अगले साल। कौन, कहाँ हुआ? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। WC बनर्जी जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो वो 7 साल के बाद कांग्रेस के अधिवेशन के फिर से अध्यक्ष बने। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष हैं, जो कि प्रयागराज में 1892 में हुआ। अगला अधिवेशन, नवा अधिवेशन है 1893, लाहौर में हुआ और दादा भाई नौरोजी। मैंने भी आपसे कहा कि दादा भाई नौरोजी कुल मिला के 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब कब? 1886 कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, 1893 कांग्रेस का नवा अधिवेशन और 1906। ये देखिए इतनी बार, 3 बार। कब कब? यहाँ आपके सामने मैंने तीनों वर्ष बता दिए कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कब कब बने हैं, कितनी बार बने? 3 बार। 1886 में, 1893 में और 1906 में। ये आखिरी था 1906 वाला, ठीक है, याद रहेगा। 86, 93 और 1906 में 3 बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। ये हो गए 9। अगला है 10। 1894 में कांग्रेस का 10वां अधिवेशन हुआ मद्रास में। इस बार फिर एक अंग्रेज अध्यक्ष, अल्फ्रेड वेब। ये तीसरा अंग्रेज है जिसने कांग्रेस की अध्यक्ष की, ठीक है, अधिवेशन की अध्यक्षता की है। जॉर्ज यूल मैंने आपको बताया, विलियम वेडरबर्न मैंने आपको बताया, अल्फ्रेड वेब तीसरा अंग्रेज है, आयरिश था, आयरलैंड निवासी था। तीसरा अंग्रेज जिसने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की। तीनों के नाम बता चुका हूं अभी तक, साथ साथ रिवीजन भी करते जाओ, ठीक है। जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, पहला जॉर्ज यूल था, फिर विलियम वेडरबर्न और अल्फ्रेड वेब। ये यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अंग्रेज अध्यक्ष। अगला अधिवेशन हमारा कहाँ हुआ? 11वां अधिवेशन 1850-95 में पुणे में हुआ और पहली बार सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष बने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत बड़े नेता थे शुरुआत से कांग्रेस के, हालांकि वो इतने साल से कभी अध्यक्ष नहीं बने थे।
1895 में पुणे में जो कांग्रेस का 11वां अधिवेशन हुआ उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगीत को गाया गया? वंदे मातरम जो हमारा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब के आनंद मठ के माध्यम से इसको लिया गया है। आप सभी से क्वेश्चन कई बार पूछा गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा एग्जाम्स में कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया, वंदे मातरम गाया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यह अधिवेशन 1896 में हुआ था। ये कांग्रेस का 12वां अधिवेशन है, ये कोलकाता में हुआ और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। ध्यान रखना, शायद कई लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना हो। तो रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन की खास बात क्या है कि यहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। पहली बार राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आप कहते हैं, उनके द्वारा पहली बार यहाँ पर राष्ट्रीय गीत गाया गया, वंदे मातरम, है ना, वो रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो यहाँ हमारा राष्ट्रगीत आ गया, वंदे मातरम भी कांग्रेस में गा लिया गया। ये पूछेगा आपसे कई बार। इसके साथ अगला अधिवेशन हुआ 13वां अधिवेशन 1897 में, ये अमरावती में हुआ। हाँ, आजकल आपको पता है कि ये आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर जानी जाती है। तो अमरावती में हुआ 1897 में। अध्यक्ष का नाम है सी शंकरन नायर, कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता ये माने जाते हैं। और आपको पता है ये वकील कौन है, ये पेशे से ये एक वकील थे, ठीक है, सी शंकरन नायर। अब अगला अधिवेशन है 14वां जो 1898 में हुआ मद्रास में और इसके अध्यक्ष थे आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के ये सहयोगी थे, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ इन्होंने एक संगठन भी बनाया था। तो आनंद मोहन बोस के अध्यक्षता में मद्रास में 1898 में यह जो है अधिवेशन हुआ था। अगला अधिवेशन हुआ 15वां अधिवेशन 1899 में लखनऊ में, है ना। अध्यक्ष का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष का नाम है आर.सी. दत्त, रोमेश चंद्र दत्त। कई लोग इनको जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में, ये भारत में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के बड़े आलोचकों में से एक थे। यदि आप दादा भाई नौरोजी को जानते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों की आलोचना की, तो आपको ये नाम भी याद रखना है, आर.सी. दत्त, रोमेश चंद्र दत्त का नाम। इन्होंने किताब ही लिख दी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास के नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो आपको पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रोमेश चंद्र दत्त साहब हैं और इन्होंने कांग्रेस के 15वें अधिवेशन की 1899 में अध्यक्षता की थी। इसमें एक और चीज़ हुई थी, भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग। जैसे अंग्रेज जो है ना, वो पहले स्थायी बंदोबस्त चलता था, इस टाइप से फिक्स कर दो, बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और समय समय पर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कांग्रेस का हो गया 15वां अधिवेशन। अगले में आते हैं, 16वां अधिवेशन हुआ 1900 में लाहौर में। पहला अधिवेशन था जो लाहौर में हुआ, ये 1900 में 16वां अधिवेशन। अध्यक्ष का नाम है नारायण गणेश चंद्रावरकर। पूरा नाम बता दूं, एन.जी. चंदावरकर का नाम कभी आपने सुना हो? पूरा नाम है नारायण गणेश चंदावरकर, एन.जी. चंदावरकर, ठीक है। नेक्स्ट 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ, कोलकाता में हुआ। इसके अध्यक्ष थे दिनशा इदुलची वाचा। क्या आपको पता है दिनशा इदुलची वाचा 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? कई लोगों को तो ये नाम भी नहीं पता होगा, इसलिए बता रहा हूँ, दिनशा ई वाचा। ये जो सम्मेलन है, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, पहली बार कांग्रेस के मंच पर महात्मा गांधी दिखाई देते हैं। हालांकि उस समय आपको पता है कि वो अफ्रीका में थे, कुछ समय के लिए आए हुए थे, फाइनली वो अफ्रीका से 1915 में आए हैं, लेकिन उस समय वो यहीं थे। तो अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के किस सम्मेलन में दिखाई देते हैं या शामिल हुए, तो पहली बार कांग्रेस के मंच पर दिखाई देते हैं महात्मा गांधी 1901 के
17वें अधिवेशन में जो कहा हुआ था कोलकाता में, और जिसके अध्यक्ष का नाम है दिनशा-ई वाचा, दिनशा-ई वाचा, ठीक है। अगले अधिवेशन को हम लोग देखें, 1902 में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में होने वाला दूसरा अधिवेशन। दूसरी बार सुरेंद्र नाथ बनर्जी के हाथ में कमान गई 1902 के अहमदाबाद। अध्यक्ष का नाम है लाल मोहन घोष। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, ठीक है, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाए, उसमें आपको 3 नाम दे दिए जाए, उसमें एक लाल मोहन घोष भी हो, तो कई बच्चों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा। वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जानते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी जानते हैं, लगभग बड़े बड़े नाम पता है, पर लाल मोहन घोष का नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। शायद ये होगा आंसर, तो ये गलत हो जाएगा। लाल मोहन घोष कांग्रेस के 1903 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। अगला अधिवेशन 20वां अधिवेशन 1904 में फिर से मुंबई में, और इसमें फिर एक अंग्रेज हेनरी कॉटन, है ना, हमने जॉर्ज यूल देखा, हमने विलियम वेडरबर्न देखा, अल्फ्रेड वेब देखा, एक और नाम बता रहा हूँ, हेनरी कॉटन। हेनरी कॉटन कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले चौथे अंग्रेज हैं, ठीक है। कौन से अंग्रेज हैं ये? चौथे अंग्रेज। अभी एक एक करके आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएगी कि कांग्रेस में कब कब अंग्रेजों ने भी अध्यक्षता की है। हेनरी कॉटन। अगला अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा 1905 का जो साल है वो भारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी साल करजन ने वो घिनौना काम किया था जिसकी वजह से भारत के लोग आज भी करजन को गालियां देते हैं, है ना, और वो काम था बंगाल का विभाजन। 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था और बंगाल के टुकड़े कर दिए गए थे। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो भारतीयों ने इसके खिलाफ विरोध जताया, और आप सभी को पता होगा कि इसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया। तो इस अधिवेशन के बारे में ध्यान रखिए, 1905 में बनारस में हुआ, वाराणसी, है ना, हमारा आप सभी जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण जगह है भारत में, एक शहर है। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक माने जाते हैं, और एक उदारवादी नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं, फिरोज शाह मेहता के शिष्य माने जाते हैं। ये अध्यक्ष थे जी.के. गोखले। कि भाई हम लोग बंगाल विभाजन का विरोध करेंगे, एक स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाएंगे, पर आधिकारिक रूप से उसकी औपचारिक घोषणा जो है कब हुई? औपचारिक घोषणा हो गई 1905 के बंगाल अधिवेशन में। आवाज आ रही है? चलिए, तो 1905 का बंगाल बनारस वाला ये अधिवेशन आपको याद रखना, जो बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा के लिए जाना जाता है। अब आप सभी जानते होंगे कि 1905 के बाद अगले साल जो है कांग्रेस में भयंकर जो है आपस में मतभेद हो गए। कांग्रेस में कुछ लोग नरम दल के जो शुरुआत से ही थे, अब कुछ नए जोशीले खून के युवा आए जो गरम दल के नाम से जाने जाते हैं। इसमें आपने नाम सुना होगा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये गरम दल के नेता थे। तो अब जो है कांग्रेस में मतभेद होने लगे। 1906 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता में हुआ था, दोनों धड़े तैयार थे कि अपना अपना जो है प्रभाव जमाएंगे। दोनों ने अपने अपने अध्यक्ष के नाम तय कर रखे थे, लड़ाई होना तय थी। ऐसे में दादा भाई नौरोजी को तीसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। दादा भाई नौरोजी को सब मानते थे, इनकी बड़ी धाक थी और इनको सब देशभक्त मानते थे। तो जैसे ही दादा भाई नौरोजी का नाम आया तो कांग्रेस के सारे लोग एक हो गए, सारे लोगों ने सहमति दे दी, नरम दल गरम दल सब ने। मतलब
कांग्रेस का जो विभाजन होने वाला था ना, तलवारें खींची हुई थी कि आज तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, वो आर पार की लड़ाई नहीं हुई और कांग्रेस का 1906 में विभाजन टल गया। एक साल पहले ही कांग्रेस बढ़ जाती, लेकिन दादा भाई नौरोजी इतनी बड़ी शख्सियत थे कि इन्होंने कांग्रेस का विभाजन उस साल टाल दिया। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे कलकत्ता के 1906 के अधिवेशन के। इसमें कई सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ, आगे जाके तो तिलक ने यह भी बोला कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस के इसी अधिवेशन में हुआ। इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया था: स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। तो स्वदेशी को शिक्षा बढ़ावा देंगे, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देंगे, बहिष्कार करेंगे और स्वराज के लिए लड़ेंगे। ये 4 प्रस्ताव कांग्रेस ने अपनाए थे। इस पॉइंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है सेशन बहुत ज़्यादा। अगला सेशन कांग्रेस का 1907 में हुआ। जो चीज़ 1906 में टल गई थी वो आखिरकार हो ही गई, मतलब जिसका डर था वही हुआ। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है गुजरात में, तापी नदी के किनारे सूरत, जिसे डायमंड सिटी के तौर पर जानते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों धड़े, नरम दल और गरम दल, आपस में पहले ही तय करके आए थे। गरम दल वालों ने कहा कि नहीं, इस बार अध्यक्ष हमारा होगा, वो तय करके आए। नरम दल वाले भी तय करके आए कि अध्यक्ष तो हमारा ही बनेगा चाहे जो हो जाए। अब की बार तलवारें खिंच गई और कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन में सूरत में जैसे ही वहाँ मामला थोड़ा सा गरमाया, एक दूसरे को गाली गलौज करना शुरू कर दिया, सदस्यों ने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। बात इतने पे नहीं रुकी तो कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया, लात घूसे चल गए। कांग्रेस के उस अधिवेशन में कांग्रेस की अच्छी खासी फजीहत हो गई। उस अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो न सिर्फ 2 धड़े में बटी, बल्कि बहुत बुरी तरह से इन्होंने हाथापाई भी की। तो इस अधिवेशन में अध्यक्ष बने रास बिहारी घोष, RB घोष, नाम याद रखिएगा, रास बिहारी घोष। ये उदारवादी नेता थे, इन्हीं को आखिरकार उदारवादी अध्यक्ष बनाने में सफल हुए। नरमपंथी अपने चाल में सफल हो गए। गरमपंथियों को पुलिस जो है वैन में भर के इंतजार ही कर रहे थे, जेल ले गई, सबको जेल में डाल दिया, सत्र स्थगित हो गया और गरमपंथियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा भी जाता ना कांग्रेस का विभाजन किस सत्र में हुआ? इस अधिवेशन में 23वें अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था। तो यहाँ नरम और गरम दल में कांग्रेस बट गई। 1916 तक ये अलग रहे। अब इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा काम कांग्रेस ने नहीं किया, है ना। अगले कुछ सालों तक तो आपको पता है कि कांग्रेस एक प्रकार से निष्क्रिय हो गई, क्योंकि सारे गरमपंथी अंदर थे जेल में, नरमपंथियों के पास करने को कुछ था नहीं। 1909 के अधिनियम के द्वारा सरकार ने सुधारों का लॉलीपॉप भी दे दिया था। तो ये साल कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 24वां अधिवेशन 1908 में मद्रास में हुआ। अध्यक्ष फिर वही बने रास बिहारी घोष, क्योंकि अब नरमपंथी कांग्रेस पर कब्जा कर चुके थे। तो कांग्रेस के 1908 के अधिवेशन में फिर रास बिहारी घोष। लेकिन इसको आपको क्यों याद रखना है, कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ भाई, ये पूछ लिया जाता है किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। तो कांग्रेस का संविधान बना 1908 के मद्रास अधिवेशन में। 24वें अधिवेशन में अध्यक्ष का नाम था RB घोष, रास बिहारी घोष। एक बार फिर से 25वां अधिवेशन 1909 में हुआ और ये लाहौर में हुआ। इसके अध्यक्ष थे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को आप जानते ही हैं, ये भी एक बड़े नेता कांग्रेस के उस समय थे। तो मदन मोहन मालवीय साहब की अध्यक्षता में 1909 में लाहौर में अधिवेशन हुआ। अगला अधिवेशन 26वां अधिवेशन 1910 में हुआ, इलाहाबाद प्रयागराज में। और फिर विलियम वेडरबर्न, एक बार फिर, पहले भी विलियम वेडरबर्न कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था, फिर से विलियम वेडरबर्न कांग्रेस का अध्यक्ष बनने में सफल हुआ। और इस अधिवेशन की खास बात पता है क्या है? 1909 में जो मॉर्ले मिंटो सुधार आया था, आपने सुना होगा। मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा सरकार ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की। पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन, ये सब आप पढ़ते होंगे। एक
बात मैं आपको बताता हूँ जो शायद बहुत कम बच्चे जानते होंगे। क्या आप जानते हो मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हमारे यहाँ लोग अच्छा नहीं मानते, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन की आलोचना की थी, उसे गलत बताया था। ये बात साबित करती है कि मोहम्मद अली जिन्ना शुरुआत में अच्छा आदमी था, एक राष्ट्रवादी नेता था, देश की एकता के बारे में सोचता था, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में सोचता था। वो अलग बात है कि बाद में उसके विचार पलट गए और वो व्यक्ति घनघोर सांप्रदायिक हो गया और उस व्यक्ति ने भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि लिख दी। बाद में आगे जाके पाकिस्तान के निर्माण का सारा क्रेडिट इसी व्यक्ति को चला गया जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता की बात किया करता था। समय सबको बदल देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति आज जैसा है वो हमेशा वैसा रहेगा। समय समय पर आप देखेंगे कि आपको भी कई बार यकीन नहीं होगा कि ये व्यक्ति तो ऐसा करता ही नहीं था, ये कैसे हो गया। तो समय पर सब कुछ निर्भर करता है। तो यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की। ये विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ था अधिवेशन। ये अधिवेशन जो अगला मैं आपको बता रहा हूँ ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया। अभी बताया 1896 का अधिवेशन था, 12वां अधिवेशन कांग्रेस का। किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? जन गण मन। तो भाई पहली बार कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में, जो कि कोलकाता में ही हुआ था। पिछली बार अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी, इस बार अध्यक्ष का नाम है बी.एन. धर, बी.एन. धर, बिशन नारायण धर। एक धर को तो आप जानते होंगे ना, एस.के. धर। एस.के. धर जो है हमारे यहाँ धर कमीशन के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, बिशन नारायण धर, बी.एन. धर, ये कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन के कोलकाता के अध्यक्ष थे। और इसमें कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भारत का नेशनल एंथम जो है जन गण मन वो गाया गया। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो 1896 में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, 1911 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया। और इस तरह से ये दो अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला अधिवेशन 28वां अधिवेशन जो है वो भी आपको याद रखना है। कहाँ हुआ? 1912 में बांकीपुर में हुआ, पटना में। ये बिहार में हुआ था, बांकीपुर में, पटना में। अध्यक्ष का नाम है राव बहादुर रघुनाथ सिन्हा मुधोलकर। कई लोग इनको R.N. मुधोलकर के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन नहीं है, पर नाम याद रखिएगा कि मुधोलकर साहब जो है इसमें अध्यक्ष थे। अगला अधिवेशन 1913 में 29वां अधिवेशन कराची में हुआ और इसके अध्यक्ष थे सैयद मोहम्मद बहादुर, ठीक है। नेक्स्ट है 30वां अधिवेशन 1914 में हुआ मद्रास में, बी.एन. बोस, भूपेंद्र नाथ बोस की अध्यक्षता में। बस ये तो आपको नाम याद रखना है। ये अधिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ कि कांग्रेस इस समय लगभग निष्क्रिय थी। सो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। भूपेंद्र नाथ बोस की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ। अगला हुआ 1915 में मुंबई में 31वां अधिवेशन, 1915 मुंबई। अध्यक्ष का नाम सुना होगा, सर एस.पी. सिन्हा। कई लोग इन्हें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कहते हैं और कई लोग इन्हें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा कहते हैं। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बहुत महत्वपूर्ण नाम है। आप सभी को पता होगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कोई पहला भारतीय जो शामिल हुआ था ना, आप एस.पी. सिन्हा का नाम सुनते होंगे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये वही है। कानून सदस्य के तौर पर, कानून मंत्री के तौर पर एक प्रकार से ये वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। ये प्रावधान 1909 के अधिनियम से हुआ था भाई। 1909 के मॉर्लेमेंटो सुधार में एक प्रावधान था कि अब से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कम से कम एक भारतीय होगा। तो वो पहले भारतीय यही थे और यही कांग्रेस के 1915 के मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब यहाँ क्या हुआ ना, यहाँ जो पुराने हमारे दोस्त पीछे छूट गए हैं, कौन? गरम दल वाले। कहीं ना कहीं खाई जो है वो समाप्त हो रही थी, इनके बीच में जो बर्फ जमी थी वो पिघल रही थी।
अब नरम दल गरम दल दोनों एक होने वाले थे और गरम दल वालों को वापस कांग्रेस में लाने की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। ठीक है, तो चरमपंथी जो गरमपंथी समूह है, गरम दल वाले, उनको कांग्रेस में लाने के लिए संविधान में बदलाव किया गया ताकि उनको फिर से कांग्रेस में शामिल किया जा सके। तो अगला अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जितने अधिवेशन आप कांग्रेस के पढ़ते हैं उनमें अगर आप टॉप 5 भी मुझसे पूछेंगे तो उसमें से एक ये है। 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन को कौन भूल सकता है? ये हुआ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उस दिन महत्वपूर्ण घटना घटी जब कांग्रेस का अधिवेशन वहाँ हुआ। 2 बातें महत्वपूर्ण हैं, 2 बातों के लिए वो जाना जाता है। एक तो इस अधिवेशन को पहले याद रखिए, 1916 में 32वां अधिवेशन जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष थे AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार। अब ये तो पूछा भी जाता है कि 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? AC मजूमदार। यार आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, क्या चाहते हो आप ये बताओ, और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? डेली आपके लिए कोई ना कोई अच्छा सेशन लेके आता हूँ। आपको पता है कल रात को ये जो मैं आपको फाइल इस समय पढ़ा रहा हूँ, जिस फाइल से, इस PPT को तैयार करते करते कल रात की 11:15 बज गई। समझ रहे हो आप मेरी बात? लगभग 3 से 4 घंटे मुझे कल लगे हैं इस पूरी फाइल को तैयार करने में। तब जाके 11:15 बजे तक ये फाइल तैयार हुई और उसके बाद सुबह मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस लेने के बाद अभी आपको ये यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट? इतना कर दें कम से कम। लाइक शेयर तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो कि नहीं? हम तो करेंगे ही नहीं। आप चाहे कुछ भी पढ़ा लीजिए, आप चाहे हमारी कितनी मदद करने की, सहायता करने का प्रयास कर लीजिए, आप चाहे ज़मीन आसमान एक कर दीजिए, पर हम नहीं सुधरेंगे। अब आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि साथ साथ थोड़ा सा ना सेशन को अप्रिशिएट करना भी सीखिए। लाइक के साथ साथ शेयर भी करिए और भी लोगों को जो है सेशन में लेके आइए। आप लोगों के लिए ही फायदेमंद रहेगा ये। तो इस सेशन में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो रद्द कर दिया गया और नरम दल और गरम दल आपस में गले मिल गए। दोनों ने एक दूसरे के गिले शिकवे भुला दिए, आपसी मतभेद भुला दिए और कांग्रेस फिर से एक हो गई। कहते ना एकता में बल है। इतने सालों से कांग्रेस जो अलग थी ना, उसका फायदा अंग्रेजों को मिल रहा था। तो यहाँ पर वापस ये दोनों एक हो गए और कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच में एकता स्थापित हो गई। एक तो ये, फिर पहली बार वो घटना घटी जिसके बारे में शायद भारत में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक समझौता कर लेते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक मंच पर आए, एक साथ आए और एक समझौता किया। दरअसल उस समय मुस्लिम लीग के ऊपर राष्ट्रवादी मुस्लिमों का प्रभाव था, जो थोड़ा सा धर्म से आगे बढ़ के सोचते थे। उस समय ज़्यादा कट्टरपंथियों का मुस्लिम लीग पर प्रभाव नहीं था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। कौन सा? लखनऊ समझौता। समझ गए? आपको 2 बातों के लिए याद रखना है। लखनऊ अधिवेशन को अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे, 1916 में हुआ। पहला, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए और ये हुआ एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की वजह से। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने बहुत कोशिश की है उस समय कांग्रेस को एक करने की और वो कांग्रेस को एक करने में सफल भी हो गए और लखनऊ समझौता भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हो गया। इसीलिए अगला अधिवेशन महत्वपूर्ण है। इसके बाद एनी बेसेंट का कद इतना बढ़ गया भारत में कि ये महिला चाहे विदेशी थी लेकिन इस महिला को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1917 में जो कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ कोलकाता में, उसमें अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। और आपने एक बात पर गौर किया होगा कि जब से कांग्रेस की स्थापना हुई सारे के सारे अध्यक्ष पुरुष थे, मेल थे। पहली बार कोई महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के पद तक पहुंची। हालांकि वो भारतीय नहीं थी, पर अपने आप में ये उपलब्धि की बात है कि कोई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी एंड वो थी एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। एक आयरिश महिला थी, थियोसॉफी का प्रचार करने भारत आई थी, लेकिन यहाँ के लोगों की स्थिति को देखते हुए स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन किया, भारत में होम रूल का समर्थन किया आयरलैंड की तरह, और अपने आप में काफ़ी सारे काम भी किए। तो एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। और कब बनी? 1917। कहाँ हुआ? कोलकाता में ये अधिवेशन हुआ था। इन्होंने न्यू इंडिया नाम का समाचार पत्र भी निकाला हुआ है, पढ़िएगा, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है एनी बेसेंट। 1918 में अगला अधिवेशन दिल्ली में हुआ और अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। इस बार बारी तिलक की थी। इस बार भाई साहब बारी थी बाल गंगाधर तिलक की। एनी बेसेंट का अध्यक्ष का मामला सेटल हो गया, वो बन गई। अब बाल गंगाधर तिलक, हालांकि बाल गंगाधर तिलक को एक मुकदमे के सिलसिले में ब्रिटेन जाना पड़ा, लंदन जाना पड़ा पैरवी के लिए। वैलेंटाइन शिरोल के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बाल गंगाधर तिलक इसके अध्यक्ष नहीं बन पाए। और एक अजब सा फैक्ट है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के किसी अधिवेशन के कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए। है ना विचित्र बात? जब हम देखते हैं कि कोई तो भी उठ के कांग्रेस का अध्यक्ष बन रहा है, कुछ नाम तो शायद ऐसे होंगे जो आपने अपने जीवन में पहली बार सुने होंगे, या और आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन कांग्रेस की विडंबना देखो, इतने बड़े कांग्रेस के नेता जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया भारत की आज़ादी के लिए, संघर्ष के लिए, उस व्यक्ति का नाम कांग्रेस के अध्यक्ष की लिस्ट में नहीं है। तो ये नोट कर लीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अधिवेशन के कभी अध्यक्ष नहीं बने, बनते बनते रह गए। 1918 में बाल गंगाधर तिलक ऑलमोस्ट कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए फाइनल नाम था, वो चले गए, तो नाम आ गया पंडित मदन मोहन मालवीय का। और इस बार फिर मदन मोहन मालवीय साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। क्लियर? चलिए, अगला अधिवेशन 1919 में हुआ, 35वां अमृतसर में हुआ, और इस बार अध्यक्ष बने पंडित मोतीलाल नेहरू। यहाँ से पिता पुत्र का मामला शुरू होता है। मोतीलाल नेहरू भी अध्यक्ष बनेंगे आगे, फिर इनके पुत्र भी बनेंगे। तो पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने पंडित मोतीलाल नेहरू, और ये बहुत बड़ा नाम है वैसे, उस जमाने के बड़े कद्दावर वकील माने जाते थे। ठीक है, प्रिवी काउंसिल में कुछ गिने चुने वकीलों को जाने की अनुमति थी, अपनी बात रखने की अनुमति थी, उसमें से एकमात्र भारतीय थे मोतीलाल नेहरू साहब। तो इनके बारे में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया इस अधिवेशन, क्योंकि आपको पता है 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद तुर्की के खलीफा के खिलाफ जो व्यवहार हुआ उनके साथ, उसके बाद भारत में मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तो खिलाफत आंदोलन को जो है समर्थन दिया कांग्रेस ने 1919 के अधिवेशन में। फिर आते हैं 1920 में। अब इस समय असहयोग आंदोलन वाला मामला था। कांग्रेस एक बड़ा जन आंदोलन जो है, ठीक है, एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करने पर विचार कर रही थी, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में वो आंदोलन होने वाला था। महात्मा गांधी पहले अपने आप को साबित कर चुके थे, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, फिर रोलेट सत्याग्रह, ये सब चीज़ें हो चुकी थी। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन होने वाला था। तो विशेष अधिवेशन कांग्रेस का 1920 में हुआ कलकत्ता में। ये विशेष अधिवेशन है, कई बार सालाना के अलावा विशेष अधिवेशन भी हुए हैं। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय साहब, और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ पर पास हुआ। दरअसल चितरंजन दास जो है वो इससे इत्तेफाक रखते थे, क्योंकि वो विधायिका में चुनाव का बहिष्कार करने के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस में ये प्रस्ताव आया, और लाला लाजपत राय साहब जो है वो क्या हुए, इस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन उसी साल आप देखोगे 1920 में नागपुर में हुआ, ये पूछा जाता है। तो सालाना अधिवेशन तो दिसंबर में ही होता है। दिसंबर 1920 में कोलकाता में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य। ध्यान रखिएगा, सी विजय राघवाचार्य, कई लोग इन्हें विजय राघवाचारी भी कहते हैं, इनके अध्यक्षता में हुआ था। और यहाँ पर असहयोग आंदोलन को तो पहले ही स्वीकार किया जा चुका था, उससे जुड़े हुए कुछ चीज़ें और हुई, और कांग्रेस में संविधान में परिवर्तन भी हुआ, सदस्यता शुल्क को कम किया गया। कांग्रेस का कामकाज देखने के लिए एक आपने सुना होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है उसकी भी शुरुआत हुई।
15 सदस्यों की। भाषाई आधार पर कांग्रेस ने कार्य समितियों का पुनर्गठन किया गया। तो भाषा के आधार पर यहाँ पर राज्यों में कांग्रेस समितियों का गठन भी किया गया। ये अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। 1920 का अधिवेशन। 1921 का अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, 37वां अधिवेशन। अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान। आगे बढ़े। फिर 38वां अधिवेशन 1922 में हुआ था गया में। तो 1922 का जो अधिवेशन हुआ था गया में, इसके अध्यक्ष का नाम आप सबने सुना होगा, CR दास, चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, जिन्होंने महात्मा गांधी को, ये सारा मामला आपने सुना होगा। असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया चोरी चोरा के बाद, महात्मा गांधी जेल में थे, कांग्रेस में लड़ाई चल पड़ी, कांग्रेस का बंटवारा होने लगा। वापस ऐसा लगा कि कांग्रेस 1907 की तरफ बढ़ जाएगी, फिर से 2 दल बन जाएंगे, 2 गुट बन जाएंगे। एक गुट कह रहा था कि चुनाव में भाग लेना चाहिए, एक गुट कह रहा है कि चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी यही कहते हैं। आपने सुना होगा, उन्हें प्रो चेंजर्स कहा गया, इन्हें नो चेंजर्स कहा गया। अब क्या हुआ, चित्तरंजन दास ने कहा कि हमें तो चुनाव में भाग लेना चाहिए, पर उनकी बात नहीं सुनी गई। तो उन्होंने क्या किया, वो अलग हो गए, उनके साथ मोतीलाल नेहरू वगैरह अलग हो गए और उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। आपने सुना होगा, कांग्रेस स्वराज पार्टी। इन्होंने तय किया कि हम तो चुनाव में भाग लेंगे, तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। आखिरकार विभाजन तो नहीं हुआ कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही एक अलग पार्टी बन गई। अगला अधिवेशन 1923 में काकीनाडा, जो आंध्र प्रदेश में है, वहां पर हुआ, मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में। अगला अधिवेशन 1923 में हुआ, दिल्ली में हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद, कांग्रेस के सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति। ये भी पूछा जाता है कि कौन कांग्रेस का सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बना, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में कांग्रेस में दिल्ली के जो है अधिवेशन के अध्यक्ष बने। फिर ये अधिवेशन तो सबको याद रखना पड़ेगा, ये 1924 की बात है। जिस व्यक्ति का शायद आपने अभी तक इंतजार किया हो कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष कभी बना कि नहीं बना और कब बना, वो नाम आ गया, महात्मा गांधी। एकमात्र बेलगांव अधिवेशन है, कर्नाटक में ही हुआ था 1924 में, पहली और आखिरी बार, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। ये बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो हुआ था कर्नाटक में, उसमें अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ये फर्स्ट एंड लास्ट है, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अध्यक्ष, हालांकि एक बात और बता दो, सारे अधिवेशन को जो है ना अध्यक्षता गांधी जी ही करते थे। महात्मा गांधी बने तो एक ही बार, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ से लेके आगे तक के जितने अध्यक्ष आप देखोगे ना, ये सब महात्मा गांधी के ही बनाए हुए हैं। ऐसा कोई चुनाव नहीं होता था कांग्रेस में, बस महात्मा गांधी ने कह दिया फाइनल। तो ये अध्यक्ष बने नहीं, लेकिन बनाए इन्होंने। ओके, तो ये 1924 का अधिवेशन याद रखिएगा। अगला अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन 41वां अधिवेशन हुआ उत्तर प्रदेश के कानपुर में, और इस बार अध्यक्ष का नाम आपको पता होगा, सरोजिनी नायडू। ये दूसरी बार था कि कांग्रेस की अध्यक्ष कोई महिला बनी, एनी बेसेंट के बाद। 1917 में पहली बार, 1925 में दूसरी बार। हालांकि वो महिला भारतीय नहीं थी, ये महिला भारतीय है। पहली भारतीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी, वो नाम आपको याद होगा, सरोजिनी नायडू। बड़ा नाम है, पहली महिला राज्यपाल भी है भारत की। तो सरोजिनी नायडू के साथ भारतीय महिलाओं की भी एंट्री हो गई कांग्रेस की अध्यक्षता में। पहली और भारतीय और दूसरी महिला जो है वो ओवरऑल बनी। फिर आते हैं 1926 गुवाहाटी का अधिवेशन, श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, क्या फैक्ट आपको याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। सभी सदस्यों के लिए खादी के वस्त्र अनिवार्य किए गए, खद्दर। ठीक है, आपको पता है कि उस समय कांग्रेस खादी का प्रचार कर रही थी, महात्मा गांधी खादी का प्रचार कर रहे थे, तो खादी अनिवार्य, कि जितने कांग्रेस के सदस्य होंगे उनके लिए खादी का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। ये इसी अधिवेशन की बात है, 1926 की, श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में हुआ। फिर अगला भी महत्वपूर्ण है, 1927 में हुआ, मद्रास में हुआ, और M.A. अंसारी
की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। मोहम्मद अहमद अंसारी जो है, एम ए अंसारी, इनकी अध्यक्षता में ये जो है अधिवेशन हुआ था। आपको याद रखना है कि जो साइमन कमीशन आप पढ़ते हो, है ना, साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया इस अधिवेशन में, ठीक है। अगला अधिवेशन है 1928 का, कोलकाता का। इसके अध्यक्ष फिर से मोतीलाल नेहरू बने। और मोतीलाल नेहरू साहब आपको पता है कि पहले भी अध्यक्ष बन चुके थे, लेकिन इस बार खास था। 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष पिता को बनाया गया और 1929 में पुत्र। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस में पिता के बाद पुत्र का नंबर आता है, ठीक है। तो कांग्रेस में यहाँ एक प्रकार से एक परिवार वाला मामला आपको दिखाई देगा कि 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, कलकत्ता का अधिवेशन, और अगला ही जो अधिवेशन है वो भारत के इतिहास के कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों में से एक है। जितना 1916 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है 1929 का अधिवेशन। इस बार पुत्र के हाथ में कमान है, मतलब जनरेशन चेंज हो गई है। ये अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ। आपने पढ़ा होगा, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर यह हुआ। अध्यक्ष का नाम आप जानते हैं, पंडित JN नेहरू। इस अधिवेशन की खास बात यह है कि पहली बार पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित हो गया। मतलब हमने अपना जो लक्ष्य बनाया, उद्देश्य, वो पूर्ण स्वराज, कि हमें आज़ादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए, ना डोमिनियन चाहिए, होम रूल चाहिए, कुछ नहीं, हमें आज़ादी चाहिए। तो पहली बार कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बना लिया पूर्ण। अभी तक क्या मांग रहे थे? डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब आज़ादी चाहिए। और ये भी है कि आज़ादी की पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़े। महात्मा गांधी को अधिकार दिया गया कि आप छोड़ दीजिए आंदोलन। 1930 में दांडी यात्रा के साथ शुरू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये तय हुआ कि 26 जनवरी को मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी 1930 को भारत अपना पहला स्वतंत्रता दिवस, भले ही हम गुलाम हैं पर हम मानेंगे कि हम आज़ाद हैं। उससे तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उसके बाद हर साल भारत ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया। आपको ये बात भी पता होगी कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है, इसी दिन हमने बाद में संविधान लागू किया। आजकल ये गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है, पर उस समय स्वतंत्रता दिवस था, ठीक है। तो ये 1929 का अधिवेशन याद रखिएगा। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1931 का अधिवेशन हुआ कराची में। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष बने हैं। हालांकि इस अधिवेशन को भी याद रखना है आपको, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, महात्मा गांधी और इरविन समझौते को मंजूरी दी गई। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित हुआ। कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया। गांधी इरविन समझौते का समर्थन हुआ। महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। ये सब आप पढ़ते होंगे। तो ये बात वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन की। अगला अधिवेशन है 1932 का, दिल्ली में हुआ। अब इस अधिवेशन की खास बात क्या है? इस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय जो है वो अध्यक्ष बनने वाले थे कांग्रेस के, वो नहीं बन पाए, वो जेल में थे। तो अमृत रणछोड़ दास सेठ जो है ये कार्यकारी अध्यक्ष बने, ठीक है, जिन्हें RD अमृतलाल के नाम से भी जानते हैं। चूंकि मदन मोहन मालवीय साहब अवेलेबल नहीं थे, तो इनको बनाया गया कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष। अगला अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1933 का कोलकाता अधिवेशन है, जहां पर तीसरी बार कोई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कुल मिला के आपको बस इतना याद रखना है कि पूरे इतिहास में कांग्रेस की सिर्फ 3 महिला अध्यक्ष रही हैं आज़ादी तक। पहली एनी बेसेंट 1917 में, दूसरी सरोजिनी नायडू 1925 में, और तीसरा नाम है नेल्ली सेन गुप्त। इन्हें गुप्ता भी कहते हैं, गुप्त भी कहते हैं। इनके पति का नाम था JM सेन गुप्त। आप यहाँ पर
दंपत्ति की फोटो देख पा रहे होंगे। ये कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्त हैं और इनके पति यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त, जिन्हें JM सेनगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों पति पत्नी बहुत बड़े नेता हैं, अपने आप में आज़ादी के संघर्ष में बड़े क्रांतिकारी रहे। तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। JM सेनगुप्त की पत्नी थी नलिनी सेनगुप्त, जो कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष बनी है। बस इसके बाद कोई महिला अध्यक्ष कांग्रेस की नहीं बनी आज़ादी तक। अगला अधिवेशन 1934 में मुंबई में हुआ और पहली बार राजेंद्र प्रसाद साहब को अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब अभी तक कभी अध्यक्ष नहीं बने, इस बार उनका भी नंबर आ गया। अगले दो अधिवेशन जो है 36-37, अच्छी बात यह है 36-37 में जवाहरलाल नेहरू है और 37-38 में आप देखोगे ना बात, 36-37 में 38-39 में सुभाष चंद्र बोस है। 50वां अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ यूपी में और पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने दूसरी बार। पहली बार जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने 1929 में, दूसरी बार बने 1936 में। यही वो समय था जो महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और उन्होंने समाजवाद का अच्छा खासा यहाँ पर प्रचार करना भी शुरू कर दिया था, ठीक है। अगला अधिवेशन जो हुआ उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। पर याद क्या रखना है पता है, 1937 में अधिवेशन हुआ फैजपुर में, महाराष्ट्र में। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में, विलेज में हुआ था। अभी तक आप देखोगे कांग्रेस के अधिवेशन शहरों में हो रहे हैं, है ना, बड़े बड़े शहर सुने, बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, कराची, लाहौर, बनारस, अहमदाबाद, सूरत, ठीक है, आपने देखे होंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ और ये पूछा जाता है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन पहली बार किसी गांव में होने वाला अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन जो महाराष्ट्र के फैजपुर में हुआ था, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ये महत्वपूर्ण अधिवेशन माना जाता है। अब नंबर आता है सुभाष बाबू का। इसके बाद लगातार 2 साल सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। 1938 का अधिवेशन होता है गुजरात के हरिपुरा में, ओके। आपने पढ़ा हो ना हरिपुरा त्रिपुरी, हरिपुरा कहाँ है, गुजरात। तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने और इनको अध्यक्ष बनाने के लिए महात्मा गांधी ने ही अप्रोच किया था। महात्मा गांधी ने इनको समर्थन दिया, ये अध्यक्ष बन गए। बाद में इनके महात्मा गांधी से थोड़े से मतभेद हो गए तो फिर बात बिगड़ गई थी। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने और इस पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई। ये पूछ लिया जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने की। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये 1938 का हरिपुरा अधिवेशन जाना जाता है, एक तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता के लिए, दूसरा राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना के लिए। अगला अधिवेशन है 39 में जो हुआ था, 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। तो ये त्रिपुरी कहाँ है, जबलपुर में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। गुजरात के बाद अगला नाम मध्य प्रदेश का है। इस बार फिर से अध्यक्ष चुना गया सुभाष चंद्र बोस को। महात्मा गांधी को नहीं ठीक लग रहा था, वो सुभाष चंद्र बोस का फेवर नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया। हालांकि पट्टाभी सीतारामैया जो है वो अध्यक्ष नहीं बन पाए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब महात्मा गांधी के साथ कोई दुश्मनी लेके कांग्रेस में टिक नहीं सकता था उस समय, वो एक अलग ही नाम था। तो महात्मा गांधी ने कुछ भावनात्मक अपील की, कांग्रेस के लोग उसके समर्थन में आ गए और सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने सुभाष बाबू। बाद में कांग्रेस से अलग हो गए, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, फिर ये भारत से बाहर चले गए और आज़ाद हिंद फौज वाला इतिहास आपने सुना होगा। अगला अधिवेशन कांग्रेस का 1940 में हुआ और ये हुआ था झारखंड के रामगढ़ में। झारखंड में हुआ एकमात्र अधिवेशन, ठीक है। झारखंड में पहली बार कोई अधिवेशन हुआ, रामगढ़ में हुआ था 1940 में। अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और ये वो समय था जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, 39 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था।
तो 1940 के अधिवेशन के बाद फिर अधिवेशन नहीं हुए 45 तक। 1941 से 1945 तक आपको याद रखना है कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। कई कारण थे, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इसके बाद क्रिप्स मिशन आपने सुना होगा, फिर आपने सुना होगा वेवेल प्लान, शिमला सम्मेलन और ये सब चल रहा था। तो उस समय कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ बीच में। कांग्रेस का कोई सम्मेलन आपको नहीं मिलेगा 41 से 45 तक। 40 वाला अधिवेशन जो था ना, इसके बाद सीधा अधिवेशन कांग्रेस का होता है 1946 में। इज दैट क्लियर? समझ में आया? 1945 के बाद 41, 42, 43, 44, 45 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, सीधा 1946 में हुआ, और वो हुआ मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। आज़ादी तक वही अध्यक्ष थे। एक बार क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, आज़ादी से पहले ये कांग्रेस का आखिरी सत्र था, इसके बाद जो सत्र हुआ वो आज़ादी के बाद हुआ, और जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये बात आपको याद रखनी है, कुछ नहीं याद रखिए, बस 1946 मेरठ, अध्यक्ष का नाम जेबी कृपलानी। आज़ादी के पहले ये आखिरी अधिवेशन कांग्रेस का, इसके बाद भारत आज़ाद हो गया 1947 15 अगस्त को, और वही इस समय अध्यक्ष थे। तो ये हमारे कांग्रेस के सारे अधिवेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको एक ही सेशन में कांग्रेस के सारे अधिवेशन, उससे जुड़ी हुई घटनाएं, महत्वपूर्ण तथ्य सब बता दूंगा। हम सब पर चर्चा कर चुके हैं, बस अब आपके हाथ में है कमान। इस सेशन को अच्छे से शेयर करिए, सभी लोगों तक इसको पहुंचाइए जहां तक आप पहुंचा सकते हैं। कल परसों मैंने गवर्नर जनरल और वायसराय वाला टॉपिक लिया, पूरा कंप्लीट हो गया 2.25 घंटे में। आज लगभग 1.25 घंटा लगा हमको ये पूरा अधिवेशन करने में, और हम कांग्रेस के सारे अधिवेशन आज़ादी तक के कर चुके हैं। और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अंग्रेज को लेकर पूछे जा सकते हैं, भारतीय महिला को लेकर पूछे जा सकते हैं, दादा भाई नौरोजी जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने उनको लेकर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो जो यहाँ से पूछा जा सकता है, जो जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बस आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करते हुए जाइए, जाते जाते प्लीज़ लाइक द सेशन एंड शेयर करिए इस सेशन को और इस चैनल को। ये आप ही के लिए चैनल है, आप ही का चैनल है और आपके सहयोग के लिए बनाया गया है। यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए जहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। चंचल कुमार सर ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी पीडीएफ, चिंता मत करिए। कभी कभी व्यस्तता के कारण, बिजी होने के कारण समय नहीं मिल पाता तो अपलोड नहीं हो पाती है, पर पीडीएफ मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है, शुक्रिया आप सभी लोगों का तहे दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद।